हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आया हूं और साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। एमसीक्यू के साथ साथ जो उसका एक्सप्लेनेशन होगा, जो उसका व्याख्या होगा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत दिनों से मैं कंप्यूटर का वीडियोस आपके लिए लेकर नहीं आया था, तो मुझे लगा कि क्यों ना इस बार कंप्यूटर का एक वीडियो आपके लिए लाया जाए जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले भी ऑलरेडी हमारे चैनल में 12 से 15 वीडियो जो है एमसीक्यू के फॉर्म में एक्सप्लेनेशन करके कंप्यूटर का ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के पूछे गए हैं, तो प्रीवियस जितने भी कंप्यूटर का जो वीडियोस है आप उसको देख सकते हैं और अपना जो प्रैक्टिस सेट लगा के आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये जो कंप्यूटर का जो चैप्टर है या फिर जो ये टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है, ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा होने वाला है, साथ ही साथ सीजी व्यापम का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो पटवारी का हो, हॉस्टल वार्डन का जो अभी इन फ्यूचर होगा, आरआई हो, एसएससी में भी पूछ लिए जाते हैं, सीजीपीएससी में भी कई बार से या इसके मेंस में भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम तरह तरह के क्वेश्चंस देखेंगे, इनपुट आउटपुट के भी क्वेश्चंस देखेंगे। साथ ही साथ हम इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखेंगे जो लास्ट में मैं उस क्वेश्चन को कराऊंगा। अभी बहुत ही ज़्यादा ये जो टॉपिक है, एक कह सकते हैं कि हॉट टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं चैट जीपीटी। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मदरबोर्ड का भाग नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो सीपीयू का बॉक्स रहता है, ठीक है, उस सीपीयू के बॉक्स में एक सर्किट लगा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है, वो मदरबोर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, मदरबोर्ड के ऊपर ही बहुत सारे चीज़ उसके ऊपर एम्बेडेड होते हैं। तो वही आपको बताना है कि मदरबोर्ड का भाग कौन सा नहीं है, सीपीयू, एजीपी स्लॉट या फिर साटा पोर्ट या यूपीएस, इसमें से कौन ऐसा है जो मदरबोर्ड का भाग नहीं है, हमको वो बताना है। ठीक है, तो देखिए ये सीपीयू, इस पूरे को सीपीयू समझ भले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये सीपीयू का बॉक्स है। इस मदरबोर्ड के अंदर एक सीपीयू का स्लॉट बना रहता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि सीपीयू का एक सॉकेट बना होता है जिसमें ये एम्बेडेड रहता है, वहाँ पे अटैच रहता है। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि कौन सीपीयू का या फिर कह लीजिए कि मदरबोर्ड का कौन सा भाग नहीं है। ठीक है, चलिए, तो सीपीयू सॉकेट या फिर सीपीयू कह लीजिए, एजीपी स्लॉट और साटा पोर्ट, ये तीनों का तीनों जो है मदरबोर्ड का भाग है। लेकिन जो यूपीएस होता है ये मदरबोर्ड का भाग नहीं है। ठीक है, यूपीएस तो आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये एग्जाम में पूछा गया है यूपीएस का फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा क्या है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। जब कभी भी बिजली चला जाता है, तो जब तक बिजली चलता है तब तो हम क्या करते हैं, बिजली से हम अपने सिस्टम को चलाते हैं, लेकिन जैसे ही बिजली चला जाता है तब यूपीएस उसके साथ कनेक्टेड रहता है, वो एक्टिवेट हो जाता है और हमको बिजली की भरपाई करता है। हमारा सिस्टम जो है कंटिन्यू चलता रहता है बिना इंटरप्शन का, इसीलिए हम कहते हैं इसको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस। उम्मीद है आपको यूपीएस के बारे में समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम सीपीयू सॉकेट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो मदरबोर्ड होता है उसी के ऊपर सीपीयू सॉकेट होता है जिसमें सीपीयू लगा होता है। ठीक है, ये सीपीयू जो होता है एक्चुअली में क्या होता है, सिलिकॉन का बना होता है। किसका? सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, जो मदरबोर्ड का जो सीपीयू सॉकेट होता है उसमें लगा रहता है। ठीक है, और ये हमको पता है कि सीपीयू जो होता है कंप्यूटर सिस्टम का सबसे मेन जो पार्ट होता है, जो घटक होता है, कौन सा होता है, सीपीयू होता है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन या फिर मस्तिष्क भी कहते हैं, ये आप सभी को पता है, क्योंकि जितने भी तरह का कैलकुलेशन होता है, ठीक है, जितने भी तरह का गणना वाला कार्य होता है, वो सब कहाँ होता है, सीपीयू के अंदर ही होता है। फिर से हम देखे थे या फिर हम जानते हैं कि सीपीयू का क्या होता है, 3 पार्ट होता है। ठीक है, सीपीयू के 3 घटक होते हैं। पहला क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट। एक होता है मेमोरी यूनिट, MU लिख देता हूँ, मेमोरी यूनिट। और इसी में एक और याद रखिएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। तो ये सीपीयू के 3 घटक है। उम्मीद है इतना सारा सीपीयू के बारे में आपको जानकारी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि एजीपी स्लॉट क्या होता है। ठीक है, एजीपी, तो पहले तो एजीपी का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होता है। एजीपी का फुल फॉर्म होता है एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। एक्सेलरेटेड, जी से हो गया ग्राफिक्स और पी से हो गया पोर्ट, ये हो गया एजीपी का फुल फॉर्म, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट, एजीपी स्लॉट। ये जो एजीपी स्लॉट होता है वो भी क्या होता है, मदरबोर्ड के ऊपर बना होता है एजीपी स्लॉट, जिसमें क्या किया जाता है, ग्राफिक्स कार्ड को अटैच किया जाता है। ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड जो होता है उसको अटैच किया जाता है, किसमें, एजीपी स्लॉट में क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है, याद रखिएगा।
इसके बाद साटा पोर्ट, ठीक है। तो पहली बात हम साटा का फुल फॉर्म देख लेते हैं कि SATA का फुल फॉर्म क्या होता है। एग्जाम में सब पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। साटा का फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है, याद रखिएगा क्या, अटैचमेंट, ठीक है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, साटा। ये साटा पोर्ट होता है, इसमें क्या काम होता है तो याद रखिएगा, मदरबोर्ड के ऊपर एक साटा पोर्ट भी होता है। तो ये साटा पोर्ट मदरबोर्ड का वह स्लॉट होता है जिसमें हार्ड डिस्क डिवाइस को जोड़ा जाता है। इसको हार्ड डिस्क डिवाइस को जोड़ा जाता है, ये सब याद रखिएगा। तो ये था पहला क्वेश्चन। उम्मीद है इसका एक्सप्लेनेशन आप सभी को समझ में आया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन से आपका डाउट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। चलिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। इसका ब्लूटूथ तो आप सब जानते हैं ब्लूटूथ के बारे में, ब्लूटूथ का क्या इंपॉर्टेंट है। इसका डाटा सेंड वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम क्या करते हैं, ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं और इन्फॉर्मेशन को सेंड करने का काम करते हैं, ठीक है। डाटा शेयरिंग, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन पूछा है कि ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था। जाप हार्टसन, एलान शुगार्ट, डगलस इंजरबर्ट या फिर बॉब मैटकॉफ, किसने ब्लूटूथ का आविष्कार किया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 5-6 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा और बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दूंगा। आप कॉपी पेन अपने साथ निकाल के रखें और सबको नोट डाउन करते चलिए। तो ये क्वेश्चन जो है मैं डिस्कवरी वाले से क्वेश्चन लाया हूँ कि कौन कौन सा किसका डिस्कवरी किसने किया था, या फिर किसका फाउंडेशन किसने किया था, या फाउंडर कौन किसका, यहाँ से क्वेश्चन बनाया हूँ। और आपको भी कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे जो डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर है, किसका खोज किसने किया था, ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए बहुत सारे। तो चलिए देखते हैं ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जाप हार्टसन ने ही ब्लूटूथ का आविष्कार किया था। कब किया था तो याद रखिएगा, सन 1994 में ब्लूटूथ का आविष्कार किया था। क्लियर है, किसने ब्लूटूथ का आविष्कार, जाप हार्टसन ने किया था। वहीं जो ये एलान शुगार्ट हैं, इन्होंने फ्लॉपी डिस्क का फाउंडेशन किया था, मतलब फ्लॉपी डिस्क को फाउंड किया था या फिर खोजा था इन्होंने। इसने एलान शुगार्ट ने फ्लॉपी डिस्क का मैन्युफैक्चरिंग किया था या निर्माण किया था सन 1971 में। एक चीज़ पूछता है हमेशा, फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज क्षमता कितना है तो याद रखिएगा 1.44 MB, 1.44 मेगाबाइट जो होता है फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज क्षमता होता है। डगलस इंजरबर्ट, ये तो शायद आप जानते होंगे कि इन्होंने माउस का खोज किया था, ठीक है। माउस की खोज किसने किया था, डगलस इंजरबर्ट। कब किया था तो 1964 में, ठीक है। इसी तरह जो बॉब मैटकॉफ हैं, इन्होंने ईथरनेट का खोज किया था, ठीक है। उम्मीद है आप ईथरनेट शब्द को सुना होगा आपने। ईथरनेट का आविष्कार किसने किया था या खोज किसने किया था, बॉब मैटकॉफ ने 1979 में किया था। 1979 में बॉब मैटकॉफ ने ईथरनेट का खोज किया था। देखिए ईथरनेट होता क्या, थोड़ा समझ लीजिए। ईथरनेट जो है ना, एक ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है कह लीजिए, जिसका प्रयोग एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, LAN का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर हैं, ठीक है, मान लीजिए, इन सब को हम वायर के तरीके से, ठीक है, वायर के माध्यम से, वायरलेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ के हमने क्या किया, एक क्या बोलते हैं, एक हमने नेटवर्क तैयार कर दिया, जिसको हमने लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो इस प्रकार इन्फॉर्मेशन को एक से दूसरे कंप्यूटर में शेयर करने के लिए, सेंड करने के लिए आसपास के कंप्यूटरों को वायर से जोड़ के एक नेटवर्क तैयार करने की तरह जो पुराना टेक्निक है उसी को हम ईथरनेट कहते हैं, जिसका खोज किसने किया था, बॉब मैटकॉफ ने 1979 में किया था। अच्छा, कोई कमेंट करके बता सकता है क्या कि विश्व का पहला, ठीक है, विश्व का पहला नेटवर्क कौन सा था, ठीक है, विश्व का पहला नेटवर्क कौन सा था, कोई कमेंट करके बताएं, इसका आंसर बताने की कोशिश करें, ठीक है। और ये बता सकते हैं कि आजकल या फिर वर्तमान में सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है, ठीक है, वर्तमान में सबसे बड़ा नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं। ये दो चीज़ों का आंसर कमेंट करें सब लोग, ठीक है। चलिए अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, IC चिप का प्रयोग पहली बार किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। इस क्वेश्चन को मैं पहले के वीडियोस में भी करा चुका हूं, लेकिन मैं इसलिए किया ताकि एक बार रिकॉल भी हो जाए और कुछ अगर नया चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि जो IC चिप होता है, IC चिप का फुल फॉर्म तो आई थिंक आप जानते होंगे। IC चिप, IC का होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC चिप का फुल फॉर्म होता है, ठीक है।
अब क्वेश्चन है कि सबसे पहली बार प्रयोग आईसी का कब हुआ था? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में, या फिर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसने किया गया था? ठीक है, जैसे आप सभी को पता है कि हमारा अभी ये 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर चल रही है। ठीक है, 5वीं पीढ़ी में, तो हम 5वीं पीढ़ी में एक बार देख लेंगे कि उसमें किस तरह का टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। ठीक है, हम देख लेंगे कि किस तरह का टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। ठीक है, तो ये जो आईसी चिप का प्रयोग किया गया था सबसे पहले तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज़ किया गया था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी चिप का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। आईसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट, एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, याद रखिएगा, निर्वात ट्यूब का यूज़ किया गया था, वैक्यूम ट्यूब। यहाँ पे ये वैक्यूम का जो स्पेलिंग है उसको याद रखिएगा, VACUUM, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया है और लोग गड़बड़ कर देता है क्या, वैक्यूम का स्पेलिंग बहुत सारे लोग ये लिखेंगे। ठीक है, ये ठीक है VACCUME, लेकिन ये गलत होता है। ठीक है, स्पेलिंग होता है VACUUM, याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। वहीं जो दूसरे पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ट्रांजिस्टर का। तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी हमने देखा, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, SSI का, या फिर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ किया गया था। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ किया गया था तीसरी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर हैं, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ चौथे पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पे जो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन था वो बदल गया किसमें, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में ही रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, और रीड ओनली मेमोरी, रोम का प्रयोग किया गया पहली बार चौथे पीढ़ी में। ये सब याद रखिएगा। और जो 5वीं पीढ़ी है इसमें भी याद रखिएगा, यहाँ पे तीसरी पीढ़ी में स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, चौथी पीढ़ी में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और 5वीं पीढ़ी में आएंगे तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक का यूज़ किया गया। साथ ही साथ चौथी पीढ़ी में तो माइक्रो प्रोसेसर का जो यूज़ हुआ, ये 5वीं पीढ़ी में ये जो माइक्रो प्रोसेसर थे इनकी जो क्षमता है वो बहुत बढ़ गई। ठीक है, इनकी क्षमता में वृद्धि हो गई। तो ये सब टेक्नोलॉजी याद रखिएगा कि कौन कौन से जनरेशन में किस तरह का टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। तो आईसी चिप के बारे में हमने देख लिया। देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा कि आईसी चिप का खोज 1958 में जैक किल्बी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जैक किल्बी के द्वारा आईसी चिप का खोज किया गया था। आईसी का जो निर्माण होता है वो सेमीकंडक्टर, अर्धचालकों का प्रयोग करके, जैसे सिलिकॉन का बनाया जाता है। जनरली सामान्यतः सिलिकॉन का ही प्रयोग किया जाता है आईसी चिप बनाने के लिए। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर अर्धचालक का इसमें प्रयोग किया जाता है। बाद में जो जैक किल्बी हैं उनको सन 2000 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी इनको प्रदान किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। पीछे मैंने आपसे पूछा था कि पहला कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, तो याद रखिएगा विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क जो था उसका नाम था ARPANET। ठीक है, क्या नाम था? ARPANET, जिसका खोज किया था लॉरेंस रॉबर्ट के द्वारा। नाम सुन के लिख लीजिएगा, लॉरेंस रॉबर्ट के द्वारा। एक चीज़ और पूछा था कि वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, स्पीडोमीटर भूकंप मापी, अर्थक्वेक मेजर करने के लिए, वोल्टमीटर किस प्रकार के कंप्यूटर के उदाहरण हैं? देखिए कंप्यूटर को हम तरह तरह से बांट सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा तरह तरह के कंप्यूटर में बांटा जा सकता है, जैसे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल, हाइब्रिड, सुपर कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो तरह तरह से बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर बताना है कि जो स्पीडोमीटर होता है, भूकंप मापी, वोल्टमीटर, ये सब के सब किस तरह के कंप्यूटर के उदाहरण हैं? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, या फिर सुपर कंप्यूटर, किसके उदाहरण हैं बताना है आपको। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो स्पीडोमीटर, भूकंप मापी, वोल्टमीटर, जो ताप मापी वगैरह होते हैं, मैं यहीं पे और भी लिख देता हूँ, ये तो है ही। साथ ही साथ जो थर्मोमीटर होता है, ताप मापी, ठीक है, ताप मापी हो गया, भूकंप मापी, जितने भी मतलब कह लो कि जितने भी भौतिक मात्राएं होती हैं, ठीक है, जितने भी भौतिक मात्रा होता है, जैसे कि कह लीजिए कि दाब, ताप, लंबाई इत्यादि, इन सभी को मेज़र करने के लिए जो कंप्यूटर होते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, जो तापमान, स्पीडोमीटर, भूकंप मापी, वोल्टमीटर में लगे होते हैं, उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? देखिए जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं बहुत ही स्लो होते हैं,
ठीक है, ये वेरी स्लो होते हैं, बहुत स्लो होते हैं, और ये तरंग के रूप में, ठीक है, और तरंग के रूप में सिग्नल देते हैं या फिर तरंग के रूप में मेजरमेंट का कार्य करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत अगर हम जाएंगे तो जितना भी अभी हमारे पास जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है या लैपटॉप हो गया, ठीक है, मोबाइल्स हो गए, ये सब के सब क्या आते हैं, ये सब जो है डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम पर आधारित होते हैं, द्विआधारी पद्धति, ठीक है, बाइनरी सिस्टम पर आधारित होते हैं। कौन कौन से, 0 और 1, इन्हीं दोनों पर आधारित होते हैं, इसलिए इन सबको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि ये द्विआधारी पद्धति पर आधारित होते हैं। वहीं जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, ये एनालॉग कंप्यूटर और साथ ही साथ डिजिटल कंप्यूटर, इन दोनों कंप्यूटर का कह लीजिए कि ये कॉम्बिनेशन कौन होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। क्योंकि हाइब्रिड कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, तो जो इनपुट और जो आउटपुट का कार्य होता है, ठीक है, इनपुट और आउटपुट का जो कार्य होता है किस पे, वो हाइब्रिड कंप्यूटर की, सॉरी, एनालॉग की कंप्यूटर की तरह काम करते हैं। मतलब इनपुट और आउटपुट जो सिग्नल होते हैं, जो संकेत होते हैं, वो एनालॉग तरह के होते हैं। लेकिन जितने भी तरह का कैलकुलेशंस होते हैं, गणना होता है, जितने भी तरह का कैलकुलेशन हो गया, जो प्रोसेसिंग हो गया, ये सब के सब किसमें, डिजिटल फॉर्म में होता है। ठीक है, डिजिटल सिग्नल के रूप में यूज़ होता है, डिजिटल कंप्यूटर की तरह। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हाइब्रिड होता है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, इन दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे अगर मैं पूछ लूँ कि हाइब्रिड कंप्यूटर का कुछ एग्जांपल बताएं, तो देखिए, जो आईसीयू के अंदर, जो आईसीयू होता है मेडिकल के फील्ड में, जो हॉस्पिटल वगैरह में जो आईसीयू होता है, वहाँ पे जो ईसीजी मशीन होता है ना, ठीक है, ईसीजी मशीन होता है, वो कैसा होता है, एक तरह का हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। जो अल्ट्रासाउंड मशीन होता है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड जो मशीन होता है, वो भी किस तरह का, उसमें भी वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो ये दोनों तरह का एग्जांपल याद रखिएगा। सुपर कंप्यूटर के बारे में भी कुछ जानकारी लेते हैं। ये सुपर कंप्यूटर जो है, ये साइज में बहुत बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन इसका जो स्पीड होता है बहुत अधिक तेज होता है। इसका यूज जो है मौसम का पूर्वानुमान करना, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, आणविक और अंतरिक्ष रक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। ये सब याद रखिएगा। एक चीज़ यहाँ से पूछा जाता है कि सुपर कंप्यूटर का जो स्पीड होता है किस में मेजर किया जाता है, तो फ्लॉप में किया जाता है। ठीक है, किसमें, फ्लॉप में। फ्लॉप का फुल फॉर्म भी एक बार पूछा गया था, क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, यहाँ फ्लॉप्स है ना, पर सेकेंड। ठीक है, फ्लॉपिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है। इस फ्लॉप्स में ही सुपर कंप्यूटर का स्पीड को मेजर किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन एक पूछता हूँ, 2 क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, बताइए कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बताइए कौन सा है, और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, कमेंट करिए। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, सबको कमेंट करना है कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, और किसने निर्माण किया था, कौन सी कंपनी ने निर्माण किया था और कब किया था, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ याद रखा बताता हूँ, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या है कि अगर पूछ देगा कि वर्तमान में, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है, लेटेस्ट रिकॉर्ड के अनुसार वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो याद रखिएगा अमेरिका का है, जिसका नाम है फ्रंटियर। ठीक है, फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, ये पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो आता है फुगाकू। ठीक है, फुगाकू, ये फुगाकू कहाँ का है, ये जापान का है। ठीक है, पहले फुगाकू आई थिंक पहले नंबर पे है, लेकिन अब जो है दूसरे नंबर पे हो गया। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आप बताएंगे। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। अब 5वां प्रश्न है कि MS विंडोज में प्रयुक्त होने वाला या फिर प्रयुक्त कौन सा फंक्शन की का प्रयोग स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, स्पेल चेक और ग्रामर। ठीक है, स्पेल चेक और ग्रामर चेक करने के लिए कौन सा फंक्शन की का यूज किया जाता है MS विंडोज में, F5, F7, F11 या फिर F2, किसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। याद रखिएगा, F7 का यूज किस लिए किया जाता है, फंक्शन की का, जो F7 फंक्शन की होता है। जैसे आप सभी को पता है कि F1 से लेके F12 तक 12 फंक्शन की होते हैं, जिसमें से F7 जो है उस फंक्शन की का यूज किस लिए किया जाता है, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए किया जाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। F5 क्या होता है, तो वर्तमान में जो प्रेजेंट में ओपन विंडो होता है उसको रिफ्रेश करने के लिए यूज किया जाता है, किसका, F5 का। ठीक है, F11 जो है, इसका जो फुल स्क्रीन मोड का, जो भी विंडो खुला है उसका फुल स्क्रीन मोड में करने के लिए, ठीक है, या फिर फुल स्क्रीन मोड ओपन करने के लिए कह लीजिए, या फिर क्लोज करने के लिए यूज़ किया जाता है, किसका, F11 का।
वहीं जो F2 है उसका यूज़ किया जाता है किसी भी फाइल या फिर फोल्डर के नाम को चेंज करने के लिए, रीनेम करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसका? F2 का यूज़ किया जाता है। ठीक है, F7 का तो हमने देख ही लिया। कोई कमेंट करके बताएगा क्या कि F1 जो है किस लिए प्रयोग किया जाता है, ये कमेंट करके बताएंगे, इसको मैं नहीं बताऊंगा। एक चीज़ याद रखिएगा, F3 जो एग्जाम में पूछा गया है, F3 का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो ये सर्च या फिर फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। F12 भी याद रखिएगा, MS वर्ड में सेव एज जो होता है, सेव एज करने के लिए F12 का यूज़ किया जाता है। F1 कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? प्रिंटर जो है हमारे एग्जाम में CG व्यापम या CGPSC का सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। कौन सा? प्रिंटर। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम पूछा ही जाता है क्वेश्चन जो है पूछा है कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, पूछा है। ठीक है, प्रिंटर को अगर देखा जाए तो प्रिंट करने के तरीके के आधार पर दो तरीके से बांट सकते हो। एक हो जाएगा हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर और एक हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, प्रिंट करने के तरीके से। इम्पैक्ट का मतलब समझ में आ ही रहा होगा कि एक प्रिंटिंग हेड होगा जिससे दबाव पड़ेगा तब प्रिंट होगा, और जिसमें दबाव नहीं पड़ने वाला चीज़ होगा, प्रिंटर हेड नहीं लगा होगा, उसमें नॉन इम्पैक्ट के अंतर्गत रखेंगे। तो ये प्रिंट करने के तरीके के आधार पर प्रिंटर को दो पार्ट में हमने बांटा, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आपसे पूछा है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, मतलब इस चार में से तीन ऐसे हैं जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेकिन एक ऐसा जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, या फिर कह लीजिए इम्पैक्ट प्रिंटर होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो लाइन प्रिंटर है ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। ठीक है, ये कैसा होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है लाइन, और बाकी ये जो तीन है ये कैसे हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। जैसे मैं कुछ अगर इंपॉर्टेंट टाइप के जो प्रिंटर्स होते हैं उसको मैं कैटेगराइज कर देता हूँ। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर याद रखिएगा कुछ मैं बता रहा हूँ। डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स जो है इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। लाइन प्रिंटर तो हमने देख ही लिया, साथ ही साथ चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, ये सब के सब प्रिंटर किसके अंतर्गत? इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन सभी को प्रिंटर का यूज़ जब किया जाता है प्रिंट करने के लिए, तो जैसे ये पेपर है तो ये हमारा प्रिंटर का प्रिंटिंग हेड लगा होता है जो इसके ऊपर स्ट्राइक करता है, इम्पैक्ट करता है, तब यहाँ पे जो है लिखावट हो पाता है। ठीक है, इसलिए इन सबको हम इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत रखते हैं। नॉन इम्पैक्ट में, जिसमें इम्पैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होता है, इसमें हो जाते हैं थर्मल प्रिंटर। ठीक है, एक होता है इंकजेट, थर्मल इंकजेट, और एक होगा लेज़र प्रिंटर। ये सब के सब जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न अब देख लेते हैं। ये सबको आप नोट डाउन करते चलेंगे। सातवां प्रश्न भी मैंने प्रिंटर से लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर पेज प्रिंटर नहीं है? ठीक है, पिछले तो हमने देखा कि तकनीकी के आधार पर प्रिंटर को हमने प्रिंट करने के तरीके के आधार पर प्रिंटर को दो पार्ट में बांटा, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। परंतु यहाँ पर प्रिंटर को हम एक दूसरे तरीके से बांट सकते हैं कि प्रिंट करने की क्षमता के आधार पर। ठीक है, प्रिंट करने की क्षमता के आधार पर इसको तीन पार्ट में हम बांट सकते हैं। कौन कौन सा? एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर। ठीक है, मतलब ऐसे प्रिंटर जो एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, एक अक्षर को प्रिंट करेगा, उसको हम कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। दूसरा होता है लाइन प्रिंटर, ऐसे प्रिंटर जो एक बार में पूरा लाइन को प्रिंट करता हो। और एक होता है पेज प्रिंटर, ऐसा प्रिंटर जो एक बार में पूरे पेज को प्रिंट करता हो। तो प्रिंट करने की क्षमता के आधार पर हमने तीन पार्ट में बांटा। अब यहीं पर पूछा है कि पेज प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, चारों में से कौन सा ऐसा जो है पेज प्रिंटर का उदाहरण है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर पेज प्रिंटर का उदाहरण है, हमको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है लेज़र प्रिंटर। ठीक है, लेज़र प्रिंटर जो है पूरे पेज को एक बार में प्रिंट करता है, इसीलिए पेज प्रिंटर के अंतर्गत आएगा लेज़र प्रिंटर। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर भी हम लिख देते हैं, जो पीछे जितने भी कंप्यूटर का प्रिंटर का मैंने नाम बताया उस सबको ही हम यहाँ पे फिर से उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर में जाएंगे तो जो डेजी व्हील प्रिंटर मैं बताया था, ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर वो कैसा है? कैरेक्टर प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी मैं बताया था, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये भी कैरेक्टर, एक बार में एक ही। थर्मल प्रिंटर, ठीक है, थर्मल प्रिंटर जो है वो भी कैरेक्टर, एक बार में एक कैरेक्टर को। और इंकजेट, ये सभी के सभी प्रिंटर कैसे हैं? कैरेक्टर प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में बस एक याद रखिएगा, सॉरी पेज प्रिंटर में बस याद रखिएगा एक लेज़र प्रिंटर का। लाइन में जाओगे तो बैंड प्रिंटर, बैंड हो गया, ड्रम हो गया, चैन हो गया, ये सब के सब लाइन प्रिंटर के उदाहरण हैं।
तो यहाँ पे जो डेजीवेल है कैसा, ये कैरेक्टर प्रिंटर है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स भी कैसा है, कैरेक्टर प्रिंटर है, और ड्रम जो है लाइन प्रिंटर है, ठीक है। उम्मीद है ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो प्रिंटर वाला जो चैप्टर है, ठीक है, ये मैं कहूँगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर का अगर सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो कंप्यूटर को बिना छोड़े आप नहीं जा सकते, कंप्यूटर से क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न अब देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेमोरी भंडारण क्षमताओं के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है, ठीक है। देखिए, जो जितने भी हमारा डाटा होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी की ज़रूरत होता है। और मेमोरी कहाँ से, उसके अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जिनकी क्षमता कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे कुछ, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 मेमोरी डिवाइसेस, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस का यहाँ पे नाम दिया है। उनको उनकी क्षमताओं के बढ़ते क्रम में हमको चेक करना है कि कौन सा जो है बढ़ते क्रम में है। तो देखिए, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसके बाद मैं एक सीक्वेंस में एक ऑर्डर में लिखवा दूंगा, तो याद रखिएगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। रजिस्टर जो है वो सबसे कम स्टोरेज रखता है, ठीक है, याद रखिएगा। रजिस्टर के बाद मैग्नेटिक डिस्क उसका हो गया, इसके बाद ऑप्टिकल डिस्क, फिर चौथे सबसे लास्ट जो सबसे ज़्यादा क्षमता होता है किसका, मैग्नेटिक टेप का क्षमता होता है। मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, देखिएगा। रजिस्टर होते हैं, इनका क्षमता बहुत कम होता है, लगभग 200 बाइट के बराबर होता है, 200 बाइट, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, जब भी क्वेश्चन में कहीं पे देखेंगे तो बिट जब होगा तो बिट को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो बाइट होगा उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया है, बाइट और बिट। तो 200 बाइट बोल रहा हूँ। रजिस्टर जो है उसका स्टोरेज क्षमता कितना होता है, 200 बाइट का होता है। रजिस्टर में तब रजिस्टर में स्टोर तब किया जाता है जब मान लो सीपीयू के अंदर जब कैलकुलेशन होते रहता है, गणना होते रहता है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन को थोड़े समय के लिए जब स्टोर करना होगा, ठीक है, तब रजिस्टर में 200 बाइट तक का स्टोर किया जाता है। तो रजिस्टर सबसे कम। इसके बाद अगर जाएंगे तो कैश मेमोरी आपने एक सुना होगा, ठीक है, CACHE, कैश मेमोरी, ये भी लेकिन रजिस्टर से थोड़ा ज़्यादा स्टोर करता है, रजिस्टर फिर कैश मेमोरी। इसके बाद आएंगे तो आपको याद रखना है जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, मतलब जो हमारा कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कह लीजिए या रीड ऑनली मेमोरी होता है, इनकी बारी आती है। सबसे कम रजिस्टर का, उसके बाद कैश आता है, फिर उससे ज़्यादा रैम या फिर रोम का जो प्राइमरी मेमोरी है उसका, इसके बाद आ जाएगा मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क में वही CD, DVD, ब्लू-रे, HVD ये सब आते हैं। तो रजिस्टर, कैश, रैम या रोम, मैग्नेटिक डिस्क, इसके बाद ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, नहीं, ऑप्टिकल डिस्क के अंदर CD, DVD आएगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क। फिर ऑप्टिकल डिस्क से ज़्यादा आ जाएगा हमारा सबसे बड़ा जो होगा किसका, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। सबसे बड़ा स्टोरेज, सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता किसकी होती है, मैग्नेटिक टेप की होती है, याद रखिएगा। तो इस ऑर्डर को आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। जो ऑप्टिकल डिस्क होता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा, इसके कुछ याद रखिएगा। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर हमारा जैसे CD हो गया, DVD हो गया, ब्लू-रे डिस्क जो होता है, ब्लू-रे डिस्क हो गया, HVD हो गया, ये सब के सब ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आते हैं। जो CD होता है इसका स्टोरेज क्षमता लगभग 700 MB होता है, ठीक है। DVD जो होता है इसका 4.7 GB गीगाबाइट, ये MB में 700 MB, ये 4.7 GB। ब्लू-रे डिस्क के अंदर जाएंगे तो 25 से 30 GB तक का स्टोरेज क्षमता होता है। HVD में जाएंगे तो 6 TB, ठीक है, टेराबाइट। ये सब कुछ स्टोरेज आप याद रखिएगा, ठीक है। जो मैग्नेटिक टेप होता है इसका स्टोरेज सबसे ज़्यादा 1 से लेकर 15 TB तक का इसका हो सकता है, ठीक है। बाकी इन सब का थोड़ा कम होते चला जाता है। तो इस ऑर्डर में ही होते हैं, ये सब को याद रखिएगा। अब ऑप्टिकल डिस्क से कम ही होगा मैग्नेटिक डिस्क का, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो बाकी आपको और कहीं से भी अगर आप पढ़ाई की हैं तो आप वहाँ से भी मैच कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस पर आधारित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग भाषा है। देखिए, प्रोग्रामिंग भाषा भी तरह तरह का हो सकता है, ठीक है। डाटाबेस पर आधारित हो गया, वेब पेज के ऊपर आधारित हो गया, ठीक है, या फिर हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, प्रोग्राम मतलब जो जनरल होते हैं, कंप्यूटर जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो तरह तरीके से बांटा जा सकता है। डाटाबेस क्या होते हैं, मतलब ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो डेटाबेस निर्माण करने के लिए, ठीक है। जो डाटाबेस होता है ना, जैसे SQL वगैरह हो गया, ये सब किस में आता है, डाटाबेस में आते हैं। जो हमारा किसी चीज़ को स्टोर करके किसी पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज करने के लिए, ठीक है, तो वो सारा चीज़ का डाटाबेस होता है उसका। जैसे क्या होता है, जैसे एक बिल वाला प्रोग्राम होता है,
ठीक है, एक बिलिंग के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया। तो ये सॉफ्टवेयर जब भी इस बिलिंग के लिए सॉफ्टवेयर में जो भी डाटा एंटर कर रहा हूँ तो ये कहाँ जाएगा, तो ये इसका एक बैकअप में एक डाटाबेस होता है, ठीक है, उस डाटाबेस में ही जाके स्टोर होगा। तो इस डाटाबेस को प्रोग्राम करने के लिए जहाँ पे ये सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा होगा टेबल के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में, ठीक है, तो इसका प्रोग्रामिंग करने के लिए डेटाबेस वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाएगा। तो बताना है कौन सा, HTML, पास्कल, MySQL या फिर PHP, किसका यूज़ किया जाता है डेटाबेस प्रोग्रामिंग के लिए। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, MySQL, ठीक है। तो MySQL का अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो माई तो है, SQL का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। HTML का फुल फॉर्म तो जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो होता है ना, वेब पेज वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, वेब पेज आधारित या फिर कह लीजिए सिंपल सा कि वेब आधारित है। इसके लिए ऑनलाइन होने की जरूरत पड़ता है, ऑनलाइन होगा तब इसको ज़्यादा अच्छे से होता है, ठीक है। ऑनलाइन मतलब इंटरनेट की आवश्यकता होती है इसको रन कराने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये वेब पेज डिजाइनिंग के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है, वेब पेज या फिर वेब आधारित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ये जो पास्कल है ये सामान्य या फिर जनरल हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आता है, जनरल हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। PHP का फुल फॉर्म एक बार पूछा जाता है तो याद रखिएगा, ये भी जो है ना वेब पेज या फिर वेब आधारित होता है। PHP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट पहले आता है, याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर, ये हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर जो होता है PHP का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जाके चेक कुछ याद रखिएगा, लो लेवल लैंग्वेज में क्या क्या आता है, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज का, ठीक है, ये सबका एक लिस्ट बना लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, जैसे C हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये जो डाटाबेस के अंतर्गत भी कई सारे, जैसे जावा को इसके अंतर्गत भी ले सकते हो, ठीक है, याद रखिए, वेब आधारित पर भी लिया जाता है। तो यहाँ पे जाके आप एक लिस्ट देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है, पेज मेकर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, किस तरह का सॉफ्टवेयर है पेज मेकर, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये पेज मेकर जो है एक तरह का, ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए जिस तरह का, किसी तरह का अगर सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कह लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, जो कि किसी सिस्टम को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, इसीलिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो किस में होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर का अगर एग्जांपल देखेंगे तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे विंडोज़ हो गया, यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, मैक OS हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ये सब के सब क्या है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे देखा पेज मेकर हो गया, जो वर्ड प्रोसेसर होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, जैसे वर्ड प्रोसेसर, कोरल ड्रॉ, ठीक है, कोरल ड्रॉ, स्प्रेडशीट, ठीक है, स्प्रेडशीट, ये सब के सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे एंटीवायरस क्या है, तो एंटीवायरस जो है एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। जो फाइल मैनेजर होता है हमारे मोबाइल में या फिर सिस्टम में, कंप्यूटर में फाइल मैनेजर, ये भी क्या एक तरह का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। फाइल कंप्रेशन करने के लिए जो टूल्स होते हैं, ठीक है, फाइल कंप्रेशन टूल्स, ठीक है, ये भी कैसा है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। डिस्क फॉर्मेटिंग जो टूल्स होते हैं, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैं बताया था, ये जो क्वेश्चन क्या है पेज मेकर, तो पेज मेकर के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, काम आएगा कि ये पेज मेकर होता क्या है, ठीक है। तो पेज मेकर एक क्या है, एक हमारा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ किस लिए किया जाता है, जैसे अखबार वगैरह हो गए, ग्राफिक्स, ई बुक, या फिर कह लीजिए कि बैनर वगैरह बनाने के लिए, पोस्टर बनाने के लिए, ये सारे चीज़ के लिए, विजिटिंग कार्ड वगैरह बनाने के लिए सबका किसका यूज़ किया जाता है, पेज मेकर का यूज़ किया जाता है। इसी तरह एक कोरल ड्रॉ मैंने अभी बताया, ठीक है, कोरल ड्रॉ के लिए भी जो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसका यूज़ भी उसी में किया जाता है, ठीक है, कोरल ड्रॉ का भी, ठीक है। कंपनियों के द्वारा बड़े बड़े जो कंपनी होते हैं या फिर जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बैनर बनाने के लिए, पोस्टर बनाने के लिए, शादी कार्ड, इन्विटेशन कार्ड, विजिटिंग कार्ड, ये सब बनाने के लिए जनरली पेज मेकर और कोरल ड्रॉ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किए जाते हैं, करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपना
11वां प्रश्न की ओर, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है। और जो लास्ट प्रश्न होगा वो किसके ऊपर है, तो चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है। और ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बिल्कुल पूछा जाएगा, ठीक है। चैट जीपीटी। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं, चैट जीपीटी के बारे में सत्य क्या है। यह एआई पर आधारित कंप्यूटर प्रोग्राम है। एआई का फुल फॉर्म तो आप जानते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या यह एआई पर आधारित कंप्यूटर प्रोग्राम है। दूसरा, यह 30 नवंबर 2022 को प्रारंभ किया गया। तीसरा, ओपन एआई कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। कौन कौन सा सही है, केवल 2 सत्य, केवल 3 सत्य, 2 और 3 तीनों सत्य, 2 और 3 दोनों सत्य, या फिर 1 2 3 तीनों सत्य, कौन सा सही है बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी सत्य है। आप समझिएगा ध्यान से, आजकल हमारा जो टेक्नोलॉजी है इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है कि अब ज़्यादातर जो चीज़ें हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हो जा रहा है। अभी नए नए फोटोज़, ये सारा चीज़ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बनाया जा रहा है, जो हूबहू चला आ रहा है। इसीलिए मैं कहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, ये सब के बारे में आप सभी को जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो भविष्य होगा वो एआई पर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। एआई पर बहुत सारा चीज़ आश्रित होंगे। जो एआई के बारे में जानेगा वो जनरेशन के साथ साथ चलेगा, नहीं तो बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जो चले जाएंगे एआई के जानकारी नहीं रखने के बारे में, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जहाँ से भी पढ़ना हो थोड़ा सा आप जानकारी रखें। चैट जीपीटी के बारे में, चैट जीपीटी क्यों अभी न्यूज़ में आया, क्यों जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी तरह का, जैसे कि पहले हम क्या करते थे, गूगल वगैरह में हम सर्च करते थे, कुछ जानकारी चाहिए था तो, ठीक है, कई बार से वो मिलता भी था या फिर खोजने में टाइम लगता था। लेकिन जो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी, इसमें आप किसी भी तरह का सवाल जो है पूछेंगे तो उसका उत्तर दे सकता है। थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकता है कि आप किसी भी तरह का जानकारी जो आप पहले गूगल में सर्च करते थे और नहीं मिलता था या फिर लेट होता था, चैट जीपीटी उसको आसानी से दे सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन। अब देखिए ये कैसा है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, बिल्कुल सही है। और इसका लॉन्च किया गया कब, 30 नवंबर 2022 ईस्वी को, इसलिए ये दूसरा कथन भी सही है। अच्छा, पूछेगा कि इसको लॉन्च किया किसने, तो ओपन एआई एक कंपनी है, ठीक है। ओपन एआई एक कंपनी है जो लॉन्च किया किसको, चैट जीपीटी को, ठीक है, कब, 30 नवंबर 2022 ईस्वी को। ये जो ओपन एआई है ना, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ये जो ओपन एआई कंपनी है, इसका फाउंडर कौन है, तो याद रखिएगा इल्या सुत्स्केवर है, सॉरी, ठीक है, इल्या सुत्स्केवर। साथ में और भी कुछ हैं, जैसे ग्रेग ब्रॉकमैन है, ठीक है, ग्रेग ब्रॉकमैन, ठीक है, और बहुत सारे हैं। तो कम से कम ये नाम को याद रखिएगा, इल्या सुत्स्केवर। इन्होंने क्या किया था, ओपन एआई का फाउंडेशन, मतलब फाउंडिंग किया था, इन्होंने खोज किया था। कब, मतलब याद कह सकते हो कि इसका बनाया था इस कंपनी को इल्या सुत्स्केवर ने, कब, 2015 में। शुरुआत में जो ओपन एआई है, इसके बोर्ड मेंबर में हमारे एलन मस्क भी थे 2015 की शुरुआत में, लेकिन 2018 में वो क्या करते हैं, इससे अपने आप को बाहर कर लेते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो हमारा जो चैट जीपीटी है, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या है, याद रखिएगा, www.openai.com, ठीक है, याद रखिएगा। तो अभी इसके बारे में तो बहुत बड़ा निबंध लिखा जा सकता है, बहुत बड़ा वीडियो तैयार किया जा सकता है, लेकिन एक बेसिक जानकारी जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता था, मैंने यहाँ पे दे दिया है, तो आप याद रखिए। अच्छा, जो चैट जीपीटी है, ठीक है, उनके बारे में देख लिया। अगर पूछ देगा कि जो ओपन एआई है, क्योंकि ओपन एआई से ही रिलेटेड है कौन, चैट जीपीटी, इसका सीईओ कौन है, तो इसका जो सीईओ है, याद रखिएगा, सैम ऑल्टमैन, ठीक है, सैम ऑल्टमैन इसके सीईओ है। तो बस इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो मैं लेंदी नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं 11 प्रश्नों को इसमें कराता हूं। बाकी अगले वीडियो में और लेकर आएंगे। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्या इन्फॉर्मेशन अच्छा खासा था, क्या इन्फॉर्मेटिव था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता था कि ऐसे क्वेश्चंस बनने चाहिए, इसीलिए मैंने बनाया। अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेंगे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हाँ, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आप किसी भी तरह का अगर डाउट पूछेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, और कई सारे वीडियो के PDF भी वहाँ पे आप सभी के लिए प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।